ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, उस इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो। एक्स वाई को मार्केट में देखा था सब्जी लेते हुए, नहीं ना, ये तो हम खुद से इमेजिन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एंड श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे दूं उस टॉपिक के बारे में। हमने पढ़ा था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, राइट? हम जानते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ओके, देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये जो न्यूटन का लॉ है, ये न्यूटन जो सर है यहाँ पर बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे और सेब गिरता है, तब इन्होंने लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दे दिए। लेकिन ये जो लॉ है इनका, ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है जो कि सिर्फ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे ही एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक पे तो एप्लीकेबल नहीं है। और हमने अभी तक इतने सारे थ्योरीज पढ़े हैं, उससे हमें ये बात तो पता चल गई कि हाँ, जो पार्टिकल है, मैटर है ना, या इलेक्ट्रॉन्स है, वो डुअल बिहेवियर है उनके पास। पार्टिकल के जैसा भी बिहेवियर शो करते हैं और वेव की तरह भी बिहेवियर शो करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हो वेव की बिहेवियर with this figure. So which means कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन या क्लासिकल मैकेनिक्स से अगर हम एक्सप्लेन करना चाहे वेव वाली प्रॉपर्टी या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ये सारे कुछ अप्लाई करें, सो यहाँ पर ये सारे थ्योरीज वर्क नहीं करती। सो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में हम जानते हैं, अभी हमने देखा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल है बट नॉट ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये तो सिर्फ पार्टिकल लाइक बिहेवियर बताता है। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो मैटर है या जो इलेक्ट्रॉन है वो डुअल बिहेवियर पोजेस करते हैं, मतलब पार्टिकल लाइक बिहेवियर भी शो करते हैं और वेव लाइक भी। और ये भी हमने देखा कि ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे अगर हम ये सारे रूल्स लगाएं, ये लॉज लगाएं, तो वहाँ वर्क नहीं करता, ये सारी थ्योरीज फेल हो जाती है वहाँ पर। तो भाई सॉल्यूशन क्या है इसका? ये सारी थ्योरीज फेल हो जाती हैं जब हम इसे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स पे, इन क्लासिकल मैकेनिक्स की इन सारी थ्योरीज को जब हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स या जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करते हैं, तो ये थ्योरीज हो जाती हैं फेल। Classical mechanics ignores the concept of dual behavior of matter, especially for subatomic particles like atoms, molecules, electrons। देखो, हमें पता है, हमने अभी भी देखा कि आप क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरीज को अप्लाई नहीं कर सकते माइक्रोस्कोपिक के ऑब्जेक्ट्स पे जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स पे। तो ये डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर जो है, मैटर का जो डुअल बिहेवियर है, पार्टिकल और वेव लाइक बिहेवियर, ये बात को भी इग्नोर कर देता है क्लासिकल मैकेनिक्स। और साथ ही साथ ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमने पढ़ा, इन बातों को भी इग्नोर करता है। तो सॉल्यूशन क्या है? अब ये बात तो हमें समझ में आएगी कि क्लासिकल मैकेनिक्स से तो हमें हमारे सवालों का जवाब मिलने से रहा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे क्वांटम मैकेनिक्स से, वो ब्रांच ऑफ साइंस जो मैटर के डुअल बिहेवियर के बारे में बताता हो, समझाता हो, दैट इज आवर क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स ना एक थ्योरेटिकल साइंस है। अब थ्योरेटिकल क्यों? क्योंकि इसको प्रैक्टिकली आप इमेजिन करोगे, प्रैक्टिकली ऐसा सोचोगे कि हाँ, एटम्स और मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे हो रहे हैं, या फिर ऐसे, या जो भी क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी बातें हम करेंगे, आप उसको प्रैक्टिकली सोचोगे कि फिजिकल सेंस में वो प्रेजेंट हो। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। ये एक थ्योरेटिकल साइंस है। हम चीज़ों को इमेजिन करके, प्रोबेबिलिटी लेकर के, कि संभावनाएं लेकर के बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, उनके पार्टिकल या वेव लाइक प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर, और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स को मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं ना, तो जो हमें रिजल्ट देखने को मिलता है वो सेम जो हमें क्लासिकल मैकेनिक्स से मिलते हैं। मतलब कि जब आप मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करते हो, तो जो रिजल्ट आपको मिलता है क्वांटम मैकेनिक्स के अप्लाई करने से माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे, वो सेम रिजल्ट आपको क्लासिकल मैकेनिक्स से भी मिलता है। इट मीन्स कि आपका क्वांटम मैकेनिक्स इट इज एप्लीकेबल ऑन बोथ माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के को माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए।
देखो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो 1926 में इंडिपेंडेंटली डेवलप किया गया था बाय वर्नर हाइजेनबर्ग एंड अर्विन श्रोडिंगर। अब देखिए हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, उनके सिग्निफिकेंस को भी समझ लिया है। अब बात करते हैं श्रोडिंगर के बारे में। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि श्रोडिंगर ने क्या बताया क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर के, उनका आइडिया क्या था। So the fundamental equation of quantum mechanics was developed by Schrödinger and it won him the Nobel Prize in Physics in 1933. देखो श्रोडिंगर के द्वारा एक फंडामेंटल इक्वेशन दिया गया क्वांटम मैकेनिक्स का, जिसे ऑब्वियसली डिस्कवर किया गया था श्रोडिंगर के द्वारा। 1933 में इनको फिजिक्स में एक नोबेल प्राइज मिलता है इस काम के लिए। This equation, which incorporates with particle duality of matter as proposed by de Broglie, is quite complex and knowledge of higher mathematics is needed to solve it. You will learn its solution to different systems in higher classes. देखिए हमने जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में जो पढ़ा था वो उससे कैलकुलेशन करना ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए हायर मैथमेटिक्स की नॉलेज, ठीक है। लेकिन श्रोडिंगर ने इन सारी चीज़ों को हमारे लिए बहुत आसान कर दिया, कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई। चलिए देखते हैं कैसे। देखो कोई एक सिस्टम है जैसे कि एटम या मॉलिक्यूल, जिसकी एनर्जी जो है समय के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया दैट इज एच साई इज इक्वल्स टू ई साई, जहां पर एच क्या है, एच है आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। देखो ये आप घबराओ मत, ये बहुत आसान है ये चीज़ें समझना, मैं आपको बहुत आसानी तरीके से देखो कोई भी एक ऐसा सिस्टम जैसे कि एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, जिसकी एनर्जी समय के साथ चेंज नहीं हो रही है, उनके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो क्या है, एच साई इज इक्वल्स टू ई साई, जहां एच क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। देखिए इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए श्रोडिंगर ने एक बहुत अच्छी रेसिपी दी, हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप इस ऑपरेटर को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इस ऑपरेटर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जब आप जो टोटल एनर्जी है सिस्टम का उसको कंसिडर करते हो। अब टोटल एनर्जी सिस्टम का क्या होता है समझाती हूँ। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो भी एग्जिस्ट कर रही है, जो टोटल एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई में, अगर हम उसको कैलकुलेट कर लिए तो हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, आप देखो ये यहाँ पर ए है और ये जो बी है, ये दो न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये दो न्यूक्लियस हमें पता है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ए के न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज और बी के न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। और देखो ये जो रेड वाले जो डॉट मैंने बनाए हैं ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपस में इलेक्ट्रॉन क्योंकि सेम चार्जेस हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो देखो कौन कौन से यहाँ पर फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस में हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो देखो यहाँ पर हो रहा है न्यूक्लियस रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन देखने को मिलता है। आपने अभी देखा न्यूक्लियस रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और साथ ही साथ में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, है ना, ये तीन हमने फोर्सेस देखा। तो ये जो टोटल एनर्जी है जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उससे हमें मिलेगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इनटू साई, ठीक है। और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इनटू साई को अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ई साई। तो इस जो है श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है ई साई, ठीक है, एच साई इज इक्वल्स टू ई साई। अभी हम क्योंकि धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। इन सब के एनर्जी को हमने लिया और इन सब के एनर्जी से हमने कंस्ट्रक्ट किया एच साई,
और एच साई के का सॉल्यूशन हमें निकल करके आता है ई साई, तो दैट इज व्हाट श्रोडिंगर इक्वेशन. So, the total energy of the system takes into account the kinetic energies of all subatomic particles, electron, nuclei. जितने भी काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट कर रहे हैं एटम, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लाई के बीच में, जैसे कि अभी हमने देखा अट्रैक्टिव पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लाई एंड रिपल्सिव पोटेंशियल अमंग इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लाई इंडिविजुअली. द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल गिव ई साइन. तो हमने देखा, अभी बताया भी मैंने आपको फिगर से, आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल करके आएगा ई साइन. ओके, सो देखो हाइड्रोजन आटम एंड श्रोडिंगर इक्वेशन याद है आपको, हमने पढ़ा था हाइड्रोजन आटम के स्पेक्ट्रम के बारे में बोर्स मॉडल में. अब देखिए यहाँ श्रोडिंगर इक्वेशन में इसे फिर से हम लोग पढ़ेंगे. देखिए कैसे, जब हम एच साई इज इक्वल्स टू ई साई हमने सॉल्व किया, जो इसका सॉल्यूशन आया ई साई, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि कौन से पॉसिबल एनर्जी लेवल जो है इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है. आई रिपीट कि आपको जो सॉल्यूशन मिला ई साई, उससे हमें ये पता चलता है पॉसिबल जो एनर्जी लेवल से जिससे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन जो एसोसिएटेड है उस एनर्जी लेवल से हमें इन सब की जानकारी मिलती है ई साई, मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने से. ठीक है, आप जब श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करोगे हाइड्रोजन एटम के लिए, तो जो सॉल्यूशन आपको आएगा उससे आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से पॉसिबल एनर्जी लेवल्स को ऑक्यूपाई कर सकता है और कौन कौन से वेव फंक्शन उस एनर्जी लेवल से एसोसिएटेड है. ठीक है, these quantized energy states and corresponding wave functions, which are characterized by set of 3 quantum numbers, principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum number, that is ML, arises as a natural consequence in the solution of the Schrodinger equation. जब हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली. कौन कौन सी चीज़ें? ये 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. एंड आपके मन में आप ये सवाल आ रहा होगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, ये एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या है, ये मैग्नेटिक, ये सब मैं क्या बोल रही हूँ. तो इन सब को हम लोग ना आगे समझेंगे, एक एक करके इन सब के बारे में समझेंगे. फिलहाल आप इतना जान लो कि जब श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया तो ऑटोमेटिकली नेचुरली जो है हमें ये 3 क्वांटम नंबर मिले. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम एम एल से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन एनी एनर्जी स्टेट, द वेव फंक्शन corresponding to that energy state contains all information about that electron. तो जब इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी स्टेट पे है तो इस एनर्जी स्टेट का जो वेव फंक्शन है उसमें उस इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस पोजीशन पे है, कहाँ मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें उसके वेव फंक्शन से मिल जाती है. वेव फंक्शन जो है एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स के कोऑर्डिनेट पे. ठीक है, ये जो आप इलेक्ट्रॉन्स के कोऑर्डिनेट देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन्स के कोऑर्डिनेट पे जो है वेव फंक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है. इट डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग, इसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं है. देखो आप इसको ऐसे समझ लो, जब आप मैथ्स में एक्स की वैल्यू मान लो फाइंड करते हो या वाई की वैल्यू फाइंड करते हो, तो आप नहीं बोलते मैंने ये एक्स वाई को मार्केट में देखा था सब्जी लेते हुए. नहीं ना, ये तो हम खुद से इमेजिन करते हैं, खुद से कंसिडर करते हैं ये वैल्यू, ताकि हम मैथ्स के ईजिली सॉल्व कर सके. ठीक उसी तरीके से जो ये वेव फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, इसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं है. ठीक है, such wave function of hydrogen or hydrogen like species with 1 electron called atomic orbitals. वैसे वेव फंक्शन जो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल. वैसे वेव फंक्शन जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, जो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज हो, मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो उसमें, वैसे वेव फंक्शन को बोलेंगे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स. Such wave function pertaining to one electron species called one electron system. वैसे वेव फंक्शन जो वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से रिलेटेड हो उन्हें बोलते हैं हम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम.
The probability of finding an electron at a point within an atom is proportional to the psi square and that point. देखिए, किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है साई स्क्वायर की। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है साई स्क्वायर की। Okay, the quantum mechanical results of hydrogen atoms successfully predict all aspects of the hydrogen spectrum, including some phenomena that could not be explained by the Bohr model. देखो, हमने क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट से हाइड्रोजन एटम को सक्सेसफुली प्रेडिक्ट किया कि यहाँ पर पाए जाने की इसके इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी होगी। इसके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी हमने इसे बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। किससे? श्रोडिंगर इक्वेशन से। ठीक है, जो फिनोमेना हम बोर मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर पाए उसको हम यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन से आसानी से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स प्रेजेंट्स डिफिकल्टी। A difficulty, the Schrodinger equation cannot be solved exactly for a multi-electron atom. देखो, अभी तक हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज के बारे में बात की, मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए आप श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करोगे ना एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन तब क्या होगा जब आप इसे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए सॉल्व करोगे, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, उसके लिए अगर आप वे श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करोगे ना तब डिफिकल्टी आती है। कैसे? देखो, श्रोडिंगर इक्वेशन आप एग्जैक्टली जो है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए सॉल्व नहीं कर सकते, तो ऐसी चीज़ों में ना हम अप्रोक्सीमेट जो है मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है ना कि जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है वो सारी चीज़ें, और हमें एग्जैक्ट जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल पाती वहाँ पर, तो इसके लिए हम अप्रोक्सीमेट मेथड का यूज़ करते हैं। इन सब की कैलकुलेशंस बहुत टफ हो जाती है जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करते हैं ना, तो वहाँ पर कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है। लेकिन अभी के जो हमारे पास मॉडर्न एड कंप्यूटर्स है ना, उसके हेल्प से जब हम लोग कैलकुलेशन जो है वो बहुत आसान बन गया है। कैसे? देखो, जब हमने मॉडर्न कंप्यूटर से सॉल्व किया तो हमें यही पता चला कि जो आप हाइड्रोजन एटम के जो ऑर्बिटल्स है और जो बाकी एटम्स के ऑर्बिटल है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम जो है उनके ऑर्बिटल है, उनमें वैसा कुछ खास जो है फर्क नहीं देखने को मिलता हमें। ठीक है, कैसे ये बात मैं कैसे बोल सकती हूँ, चलिए अब समझते हैं। तो प्रिंसिपल डिफरेंस लाइज इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। प्रिंसिपल डिफरेंस यहाँ पर आता है, जैसे कि देखो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में बस एक प्रोटॉन है हमारा। ठीक है, लेकिन आपको पता है जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ते जाएगा, मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, है ना। देखो सिंपल सी बात है ना कि अगर आप हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर क्या है 1, इस पे इसका बस न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। अब जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 20, 30 आप जैसे इंक्रीज करते जाओगे आपका न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज करते जाएगा। न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स हैं न्यूट्रॉन्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, है ना। और जिसके कारण क्या होगा, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में बढ़ रहे हैं, और जिसके कारण क्या हो रहा है ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज होते जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा, मतलब सिकुड़ते जाएगा, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा। ठीक है, further you shall see later in subsections 2.6.3 and 2.6.4 unlike orbitals of hydrogen or hydrogen-like species whose energies depends on the quantum number n, the energies of the orbitals of multi-electron system depends on the quantum number n and l. एक चीज़ आप और यहाँ पर ध्यान से याद रखना कि जो एनर्जी है ना हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की, वो डिपेंड करता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n पे।
ठीक है। लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन जो आपका सिस्टम है ना, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ पर क्या होता है, आपका एनर्जी डिपेंड करता है एन पे, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी, और एजिमुथल क्वांटम नंबर पे। एजिमुथल क्वांटम नंबर हम लोग आगे समझेंगे, डिटेल में समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बस अभी आप इतना ध्यान लो कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का जो एनर्जी है वो डिपेंड करेगा आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, और मल्टी इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स जो हैं, उनका एनर्जी डिपेंड करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी और एजिमुथल क्वांटम नंबर पे भी। तो ये सारी बातें हो गई आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल आप इतना समझ लो श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। श्रोडिंगर इक्वेशन आपको बस याद रखना है, एच साई इज इक्वल्स टू ई साई। इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलते हैं ये भी हमने देखा। सो दैट्स इट। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।